नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार अपनी तैयारी को जो है तेज तर्रार बना रहे होंगे। एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 10 है। अभी तक हम 9 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके के जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपके एग्ज़ाम में आगे आ सकते हैं, उन पे आधारित ये बुक के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट मैंने आप सबको बताया था कि इसके अंदर 16 चैप्टर हैं और 16 के 16 चैप्टर हैं, वो 16 चैप्टर हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जिसके अंदर हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं। एक इसका लेक्चर हो चुका है और एक आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक को भी आप परचेज करके आप इसको भी पढ़ सकते हैं, या आप ना परचेज करना चाहे तो ये पूरी सीरीज़ देख लोगे तो पॉलिटी आपकी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। और यदि आपने थोड़ी सी भी ध्यान से लूसेंट से की होगी तो बहुत अच्छी आपकी रिवीजन होगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, स्किप कर जाते हैं, चैनल को हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और लगातार आपके लिए ऐसी सीरीज़ में और सब्जेक्ट की भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस इसको कंप्लीट करूँ जल्दी से। तो समय को कभी कमज़ोर साबित मत होने दें, समय को मतलब खुद को कभी कमज़ोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। तो आप जो है, क्योंकि पॉजिटिव रहकर लगातार आपको प्रयत्न करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आपको कि ना यार मैंने 2 साल तैयारी की थी, नहीं हो पाया, ये हो पाया। तो आपको नेगेटिविटी नहीं अपने अंदर लेके आनी है, बस लगातार अच्छी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम किस टाइम होगा इन चीज़ों पर ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगी टारगेट विद गोस्वामी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे जुड़े हुए कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आर्टिकल 148 के अंतर्गत होता है कि भारत में एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 से लेके 151 आर्टिकल है, उनमें जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान होता है। तो प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा वो है कौन सी समिति, कौन सी कमेटी के द्वारा, संसदीय समिति के द्वारा की जाती है? प्राक्कलन समिति, परवर समिति, लोकलेखा समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका लोकलेखा समिति जो होती है वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए लेखा परीक्षण, जितना भी डाटा उनके द्वारा दिया जाता है, प्रतिवेदन की जांच कौन करती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है। ये संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन कब हुआ ये आपसे पूछ ले तो इसका गठन है वो 1921 में हुआ बच्चे। कब हुआ? 1921 ईस्वी में। और इसमें कुल 22 सदस्य होते थे, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से शामिल जो है होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 22, मतलब 15 और 7 का रेशियो बना होता है। ये लोकसभा हो गया आपका, ये राज्यसभा हो गया आपका, ठीक है। समझ आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, संसद के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा संसद जो पार्लियामेंट के प्रति है, जो मंत्री परिषद है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर जो है संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में डिवाइड किया होता है, इसको विभाजित किया होता है। भारत में संसद की जो पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है वो इंग्लैंड के मॉडल पर आधारित, आप सबको पता होगा वेस्टमिंस्टर जो मॉडल है वहाँ का,
उस पर आधारित है ये, मैंने आपको पहले भी बताया था। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। दोबारा सुन लें, भारत का जो राष्ट्रपति, जैसे अभी रामनाथ कोविंद है, तो भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान, मतलब पैरेलल होगा, इंग्लैंड के जो राजा है उसके समान कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में गठित मंत्री परिषद जो बनी होती है उसके अंदर होती है, निहित होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? लोकसभा, जो निम्न सदन मानते हैं हम लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का किस पर नियंत्रण होता है? कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण होता है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? अब बात करें हम राज्यसभा का उपसभापति। देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो राज्यसभा एक उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 80 में होता है, 81 में लोकसभा का होता है। इस उच्च सदन का जो उप सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जैसे अभी एम वेंकैया नायडू है। अब पूछा है राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदस्य को, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। ये आपका क्वेश्चन है। तो राइट क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य होगा। बी इसमें आपका राइट होगा। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 89 अनुच्छेद 89, ठीक है, 89 के अनुसार राज्यसभा जो है अपने किसी सदस्य को उपसभापति डिप्टी चेयरमैन चुनेगी, और जब उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और जब भी मतलब राज्यसभा का जो सेशन चलता है उसमें मान के चलो उपराष्ट्रपति ना हो, सभापति ना हो, तो जो है कौन संबोधित करेगा? उपसभापति संबोधित करता है। ऐसे ही लोकसभा में होता है, स्पीकर ना हो तो जो डिप्टी स्पीकर होता है वो उसको संचालन करता है। क्लियर है? चलिए, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर है विठल भाई पटेल। ठीक है, विठल भाई पटेल, समझ गए? ठीक है, जीवी मावलंकर तो ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ये हमारे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, सच्चिदानंद जो है टेम्परेरी रूप से संविधान सभा के जो हैं अध्यक्ष बनाए गए थे। अब क्या है, हम बात करें केंद्रीय विधानमंडल का गठन है वो 1921 में होता है, में हुआ। 1925 में विठल भाई पटेल इनके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष वर्ष 1921 में एक अंग्रेज था। ये भारतीय की बात हो रही है, यहाँ पे देख लो, पहले भारतीय पूछा है इन्होंने, तब हम विठल भाई पटेल कहेंगे। सीधा प्रश्न आ जाए कि केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे? फ्रेडरिक वाइट नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? लिख लेना आप, फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, ये अंग्रेज था, भारतीय पहला विठल भाई पटेल था जो 1925 में निर्वाचित हुआ। ठीक है, ये जो है केंद्रीय विधानमंडल बन गया 1921 में, इसका गठन हो गया। पहला अंग्रेज बना था फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, चलिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, उसको समिति बोलते हैं, या तदर्थ समिति, या संयुक्त समिति, या स्थायी समिति, क्या बोलते हैं उसको? किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो उसको जो है
किस नाम से संबोधित किया जाता है उसको है क्या बोलते हैं, तदर्थ समिति बोलते हैं, इंग्लिश में एडॉक कमिटीज बोलते हैं इसको, ठीक है, ADHOC, एडॉक, COMMITTEE, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है, देख लेना आप, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति का गठित की जाती है उसे अस्थायी, इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी, या फिर जो है एडॉक कमेटी कहते हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है संयुक्त परवर समिति, एक परवर होता है, एक संयुक्त परवर होता है, ठीक है। इसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। और दूसरे हम बात करें जांच समिति, इसका गठन है किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। एक तो होगी संयुक्त, एक जो विशेष विधेयक के पर चर्चा के लिए होगी, विचार करने के लिए, एक जांच करने के लिए होगी, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट का कोई घोटाला हो जाता है तो उसके लिए, या बोफोर्स तो आदि, तब जब इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपने प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती है और इसके बाद जो है इनको समाप्त। देखिए, इसके नाम में ही मैंने बताया आपको कि ये अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी है मतलब एक टेम्परेरी रूप से बनाई गई हैं। किसी उद्देश्य से कोई घोटाला हो जाता है तो ये बनाई जाती हैं और उसके बाद ये जो है इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन, निंदा, कटौती प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो जो कटौती प्रस्ताव है वो आपका इससे संबंधित है, मतलब कट मोशन, जो कटौती प्रस्ताव है संघीय बजट से संबंधित है। ये प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार की अनुदान की मांगों में कटौती के उद्देश्य से लोकसभा में इसको लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसे पॉलिसी कट होता है, नीतिगत कटौती बोलते हैं जिसे, एक इकोनॉमिक कट होता है जिसको आर्थिक कटौती बोलते हैं, और एक टोकन कट होता है जिसको सांकेतिक कटौती बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की कटौती होती है, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका कटौती प्रस्ताव। लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति मतलब कोरम क्या है? लोकसभा की कार्रवाई चले सुचारू रूप से तो उसके लिए कोरम डिसाइड होता है कि इतने सदस्य होने चाहिए, तब जाके जो है आपका ये कार्यवाही स्टार्ट की जाएगी। तो 1/6, 1/8, 1/10, 1/5, तो राइट होगा आपका 1/10 भाग, ठीक है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है आपका, जो आर्टिकल है 100 के अनुसार क्या होता है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई मतलब प्रोसीडिंग जो होती है आयोजित करने के लिए एक कोरम उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगा। जैसे राज्यसभा में 25 लोग और लोकसभा में 55 लोग होंगे तो ये कार्रवाई जो है वो चलेगी, आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये एक मतलब एक कोरम है 1/10 का, ठीक है। यदि किसी भी सदन में जो अपेक्षित गणपूर्ति नहीं है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति जो है इसको क्या करता है, स्थगन कर देता है, भाई अब कार्रवाई नहीं चलेगी, अधिवेशन जो है तब तक निलंबित कर सकता है जब तक जो कोरम डिसाइड होता है वो उसकी पूर्ति ना हो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद पार्लियामेंट को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 115, 183, 221, 249। तो जो आर्टिकल 249 है संविधान का, ये जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विधि पर जो है उसको कानून बना सकती है, ठीक है। कितना बहुमत? 2/3 बहुमत चाहिए, तभी जाकर जो है ये संसद है, पार्लियामेंट, उसको क्या है कानून बनाएगी, उस पर विधि बनाएगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। संसदीय शासन व्यवस्था में
दो अस्थायी सदनों के नाम बताने हैं आपको, ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर। राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं, लोकसभा और राज्यों की विधान परिषद, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद, लोकसभा और राज्यों की विधान। देखिए, जिसके अंदर राज्यसभा आ जाए तो वो तो सीधी सी बात है कि वो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको आप जो है ख़त्म नहीं कर सकते। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब बात आ रही है सदन, जैसे लोकसभा टेम्परेरी है ये, तो यदि आपके पास बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे ही राज्यों की विधानसभाएं हैं, यदि उनके पास बहुमत नहीं है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के द्वारा राज्यपाल रूल लग जाता है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर डी आपका राइट होगा। लोकसभा और राज्यसभा दो ऐसे हैं जो अस्थायी हैं, मतलब टेम्परेरी हैं, ठीक है, टेम्परेरी हैं ये। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था, दो अस्थायी सदनों के नाम लोकसभा और विधानसभा है। भारत में हम बात करें, मैंने आपको बता दिया कि संसदीय शासन व्यवस्था वो ब्रिटेन से ली गई है तथा केंद्र और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होगी है। मंत्री परिषद केंद्र में लोकसभा के, राज्यों में विधान के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन दोनों सदनों का कार्यकाल वैसे तो क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। डिसाइड होता है कि इनकी जो पहली बैठक होती है उस तारीख से 5 वर्ष तक ये चलेगा। लेकिन 5 वर्ष की जो अवधि होती है 5 साल की, उसके बीच में क्या होता है, मान लो कोई सरकार है वो बहुमत खो देती है तो फिर ख़त्म हो जाता है, इसको जो है मतलब भंग कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और राज्यसभा और विधान परिषद क्या हैं, ये स्थायी हैं दोनों सदन, ठीक है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद की कम से कम, पार्लियामेंट की कम से कम कितनी जो बैठक हैं वो बुलानी आवश्यक होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है भाई। तो 2 बार जो है हम बात करें संविधान का आर्टिकल 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करेगा, ठीक है, किंतु उसके एक स्तर का अंतिम बैठक जो है अगले स्तर की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाने होते हैं, आयोजन किया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। और भारत की संसदीय परंपरा में 1 वर्ष में सामान्यतः 3 स्तर आ जाते हैं, ठीक है, 3 स्तरों का आयोजन किया जाता है। एक तो बजट स्तर होता है, ठीक है, जो फरवरी से मई के, एक मानसून स्तर आता है जो जुलाई से लेके सितंबर अभी आने वाला है जैसे, और एक होता है शीतकालीन जो नवंबर और दिसंबर का स्तर होता है। तो 3 टाइप के स्तर लेके आती है सरकार, ठीक है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय, मतलब सरकारी व्यय है वो नहीं किया जा सकता। किसकी स्वीकृति के बिना? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो पार्लियामेंट, संसद, भारत में संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता, ठीक है। विनियोग विधेयक होता है एक, हम बात करें एप्रोप्रिएशन बिल होता है, का उल्लेख आर्टिकल 114 में किया गया है। इसके अनुसार के आर्टिकल कौन से में? 114 में। तो इसके अनुसार क्या होता है, भारत का एक संचित निधि कोष होता है, ठीक है, उसमें कोई भारत के संचित निधि कोष में से कोई धन संसद द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता, मतलब एक कानूनी प्रक्रिया है उसके द्वारा ही निकाला जाता है। इसके लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाता है जिसे लोकसभा द्वारा स्वीकृति दी जाती है, ठीक है। अनुदानों की सभी मांगे, संचित निधि पर आधारित व्यय, ठीक है, वो सम्मिलित होते हैं सारे के सारे। तो मतलब एक पूरा प्रोसीजर है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मुंह उठा के खर्च कर दिया। टैक्स की बात हो रही, करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व की निधि में रखा जाता है। भारतीय आकस्मिकता निधि में, लोक लेखा निधि में, भारत के संचित निधि में, निक्षेप और अग्रिम निधि में, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर हम बात करें रखा जाता है, तो ये रखा जाता है भारत की संचित निधि में, ठीक है, समझ आ गया। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो है इसको रखा जाता है। उल्लेख है उसके संविधान का, जो कर और सरकारी कार्यों का निर्वाह केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व है वो भारत की संचित निधि में जो है
इसको रखा जाता है, अंतर्गत किया गया है। तो इसका उल्लेख किस में किया गया, आर्टिकल आपसे पूछ लें तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 266 में किया गया है। ठीक है। और हम बात करें जो आकस्मिकता निधि एवं राज्यों के लिए धन का आवंटन, अलॉटेड के अतिरिक्त भारत सरकार का राजस्व या उससे द्वारा लिए गए कर आदि से जो भी धन प्राप्त होगा उसे संचित निधि बनेगी, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकता। मतलब एक पार्लियामेंट के द्वारा एक कानूनी प्रक्रिया है, उसी के द्वारा उसमें से धन निकाला जाता है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर हो गया आपका भारत का संचित निधि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, बाकी गलत है, एक ही सत्य है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, क्या ये बात ठीक है? नहीं भाई, ये गलत है। लोकसभा में पेश किया जाता है, प्रस्ताव होता है। धन विधेयक संसद में दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, ना लोकसभा में आता है ये। तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता, अरे भाई किया जाता है, तो गलत है। तो एक ही बच गया, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, तो ठीक है, डी इज द राइट आंसर। देखिए अब प्रोसीजर समझिए। देखिए संविधान का आर्टिकल हम बात करें 109, अनुच्छेद 109 के अनुसार जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित करने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें यदि कोई लोकसभा को लौटा देती हैं, तो लोकसभा राज्यसभा किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ऐसा उस पर डिपेंड करता है। तो इसका उल्लेख 109 में है। ठीक है, और 14 दिन के लिए बाद उनको भेजा जाता है सिफारिश के लिए, और ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति अनुमति के बाद। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि कोष पर भारित नहीं होता? नहीं होता पूछा है आपसे। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, तो ये तो है भाई, यहीं से निकालते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, हाँ ये भी यहीं से निकालते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, तो क्या ये सही है? सही नहीं, ये पूछा है आपसे, तो ये होगा। संघ और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन, वो भी यहीं से। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 112 है, अनुच्छेद है, यहाँ लिख देता हूँ, 112 के अनुसार भारत के संचित निधि पर भारित व्यय जो चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, जबकि भारत के प्रधानमंत्री का जो वेतन है भत्ते हैं वो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? संसद विधि द्वारा। ठीक है, ना कि उनको किस में से? आपके संचित निधि में से। याद रखना आपको, संसद विधि मतलब कानूनी प्रक्रिया पार्लियामेंट की, उसके द्वारा निर्धारित होते हैं भारत के प्रधानमंत्री के। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? बहुत बार एसएससी में तो इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये कि जो शून्यकाल है वो किसकी देन है? भारत की है, अमेरिका की है, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड। तो ये शून्य, देखिए जीरो का आविष्कार हमारे यहाँ ही हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था, हम पढ़ते हैं बार बार। तो बस याद रखना है कि शून्य काल भी हम ही ने दिया, भारत ने ही दिया। शून्य शब्द आ रहा है तो समझ लो ये किसने दिया होगा? भारत ने दिया है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल, देखिए एक होता है प्रश्न काल, सुना होगा आपने। प्रश्न काल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्य काल, 0 हावर के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया। 1962 प्रश्नकाल के बाद 12 बजे शून्यकाल का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, और उसमें जो है कोई भी लोक हित में मान के चलो आप, लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। 1962 से जो है इसको भारतीय संसदीय प्रक्रिया हुई और उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है भाई, चलिए
लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 49, 52, 50, 54। देखिए हम बात करें इसमें तो राइट क्या हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा। कई बार 51, 52 ऐसे ऑप्शन में भी आ जाता है। देखिए लोकसभा का प्रथम आम चुनाव है जो फर्स्ट हम बात करें जनरल इलेक्शन है वो हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक। लगभग 4 महीने का ये प्रोसीजर था, चला ये इलेक्शन, और इसमें 489 स्थानों पर जो है चुनाव करवाए गए थे हुए। और जीवी मावलंकर पहले, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले जो है अध्यक्ष चुने गए थे, पहले लोकसभा स्पीकर चुने गए थे। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जो राजस्थान कोटा से हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रोटेम स्पीकर हैं वो शपथ दिलाएंगे पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जो निर्वाचित हैं लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो ना तो पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को, ना ही इसको, ना ही इसको। तो राइट क्या होगा? जो नया एक बंदा चुन के आया है, नवनिर्वाचित हुई है जो लोकसभा, उसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा है, जो वरिष्ठतम सदस्य है, उसको जो है उनमें से एक को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो है मतलब एक उन्हीं के द्वारा जो वरिष्ठतम होता है उनमें चुना जाता है। किसी एक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है? स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। मतलब हमारे संविधान में तो इसका कुछ ऐसा है नहीं इसका उल्लेख। और प्रोटेम स्पीकर क्या है? मतलब एक बार बना देते हैं एक वरिष्ठतम व्यक्ति को, वो सबको शपथ दिला देता है। ठीक है, और उन व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके बाद उसका कार्य समाप्त और उसका पद भी समाप्त। तो ये आपका जो है लेक्चर नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। ये चैप्टर नंबर 8 था जो पार्लियामेंट था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 9 वो है मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद छोटा ही चैप्टर है, जल्दी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम राज्यपाल और राज्य विधानमंडल चैप्टर है वो 2 लेक्चरों में होगा। तो टोटल ये जो हैं 16 हम बात करें चैप्टर हैं और जल्दी मैं इनको आपको कवर अप करवा दूंगा। तो आपका इतना दायित्व बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं करें कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, ये लेक्चर सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, तो अभी आपको जो है आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्री मटेरियल आपको मिलने वाला है पीडीएफ के रूप में बहुत सारा। डेली आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। डेली आपको स्टैटिक जीके मिलेगी, कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन भी आप मुझसे पुटअप कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ के रूप में ये सारा जितना भी पॉलिटी है अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं वो सारे 9 लेक्चर की पीडीएफ आपको उसी पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है @NCERT, ठीक है, POLITY ये लिखना है और तुरंत जुड़ जाना है और वहाँ से आपको जो है पीडीएफ के नोट्स सारे मिल जाएंगे। उसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। समझ गए हैं? चलिए, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा का जो है उपाध्यक्ष कौन है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये कमेंट करके बताइए और जो भी बच्चा आंसर देगा उस नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं सुनील गोस्वामी और ऐसे ही हम सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।